चलिए चैप्टर का नाम लिखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो मज़ेदार है चैप्टर ये, और इसका फील भी आएगा आपको। क्यों शुभम जी, खिलाएगा ना? बोला करो जी, आज अकेले पढ़ गए इसलिए नहीं बोल रहे हो ना। चलिए होगा। अभी कुछ लोग सोए हैं, उनको भी जगाना पड़ रहा है। जगेंगे अभी नहीं, समय आएगा जग जाएंगे वो सब, ठीक है। तो क्या हेडिंग डाले हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इस चैप्टर में जितने हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो सारे मोशन कैसा होना चाहिए आपका? स्ट्रेट लाइन। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जितना हम अब तक पढ़ाएंगे आपको काइनेमेटिक्स में पार्ट, मतलब पांचवें चैप्टर को छोड़ के जो लॉज ऑफ मोशन है, पांचवा चैप्टर है आपका, उसको छोड़ के मैं 2 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तीसरा और चौथा चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके काइनेमेटिक्स के हैं। किसके हैं? काइनेमेटिक्स पार्ट। इसमें काइनेमेटिक्स भी होता है और मैकेनिक्स भी होता है, 2 पार्ट होता है। तो ये दोनों पार्ट आपको काइनेमेटिक्स हैं, दोनों जो लेक्चर हैं चैप्टर हैं, हाँ, ये तीसरा और चौथा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स का ब्रांच। तो काइनेमेटिक्स कहता है आपसे कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है काइनेमेटिक्स जिसमें हम वैसे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो, मोशन में हो लेकिन स्ट्रेट पाथ में हो। कैसे हो? स्ट्रेट पाथ में। लेकिन वो ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण हमको जानना जरूरी नहीं है। ये आपको चैप्टर बताएगा। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर। तो जब तक आप पढ़ेंगे 4 चैप्टर, इसमें हमसे आप पूछने का प्रयास मत करिएगा कि इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं इस मोशन के पीछे कारण क्या है। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब आपको लॉज ऑफ मोशन चालू करूंगा अपने आप आपको सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी? क्लियर होती जाएगी। आया समझ में? तो सबसे पहले हमारा टारगेट है मोशन स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले पहली हेडिंग डालिए इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला हेडिंग डालिए इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। है समझ में? हो गया? देखिए समझाते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? यहाँ पे हम कोई पार्टिकल मान लेते हैं जिस पार्टिकल का नाम हम देते हैं पी। क्या देते हैं? पी, ठीक है। ये हमारा एक पार्टिकल क्या है? पी है। और हम यहाँ पे आपको स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। और इसी ओरिजिन को हम नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन ज्वाइन कर देता हूँ इस पार्टिकल के बीच का, ठीक है। जरा मेरी बात को समझिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि वो पार्टिकल इस पोजीशन से कितनी दूर पे है। जैसे मान लीजिए उस कोने में एक पार्टिकल है, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट। यहीं से हम कहेंगे कि हमारा पार्टिकल 10 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 10 मीटर पे है। मतलब ये पॉइंट हमारा काम करेगा किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जैसे मान लो क्लास में बोलते हैं कि ये लड़का बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो किससे बड़ा है ये पूछना जरूरी है कि नहीं है? अगर हम कह दें कि सिर्फ बड़ा है तो किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है? या तो इसके रिस्पेक्ट में बड़ा हो सकता है या मेरे रिस्पेक्ट में बड़ा हो सकता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताना क्या है? जरूरी है। बात समझ में आई कुछ? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन है। क्या है हमारा?
ओरिजिन, जिस पॉइंट से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और वह पॉइंट कहलाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होया समझ में? तो इसको बनाइए पहले ऊपर, फिर लिखवाते हैं, पहले लिख लेते बनवाते हैं। लिखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्रैकेट में ओरिजिन लिख लीजिएगा, पॉइंट फ्रॉम विच the position of any particles, the position of any particles can be defined, समझ में आया पहला पॉइंट? तो आपसे कोई पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट है जहां से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, कि वो पार्टिकल हमारे से 20 मीटर दूरी पे है, 40 मीटर दूरी पे है, कि किस जगह पे है। तो सबसे पहले क्या आपको जानना जरूरी होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया बात समझ में? ठीक है, अब इसमें ध्यान देखिए। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मैं मान लीजिए उस लड़के को बाहर कर देता हूँ इस कमरे से बाहर, ठीक है, मान लीजिए बाहर चला गया। अभी आपका फैन किस कंडीशन में है, मोशन में है। अभी इस लड़के को मैं बाहर भेज दूँ और इस फैन को बंद कर दूँ, मेरी बात समझिए क्या समझाना चाहते हैं आप। ये लड़का जब था यहाँ पे तो फैन क्या था आपका, चल रहा था। जैसे ही इसको मैंने बाहर यहाँ से किया और मैं किसी एक से कहा कि थोड़ा फैन को बंद कर दो चुपके से, तो किसी ने फैन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस मान लीजिए इनको मैंने कहा कि जाइए बाहर और उससे पूछिए कि बताइए फैन चल रहा है कि बंद है, तो क्या ये बता सकते हैं कि फैन चल रहा है कि बंद है? अभी तो आपने देख के कहते कि फैन चल रहा है, कहते ना आप देखिए कि फैन चल रहा है। अगर मान लीजिए बोतल की कंडीशन में पूछते बोतल को उठा के मैं उस रूम में रख के चले आऊँ, तो आप तो देख के कहते कि बोतल यहीं पे है। मतलब क्या हुआ कि आप एक ऑब्जर्वर हैं, क्या है, ऑब्जर्वर हैं, जो किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई पूछे कि रेस्ट और मोशन डिफाइन करिए, क्या डिफाइन करिए, रेस्ट और मोशन। तो आप 9th में पढ़े होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो बॉडी कहलाती है किसमें, मोशन में। और जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको कहते हैं रेस्ट में। तो ये कौन बताता है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? ऑब्जर्वर बताता है कि नहीं बताता है? अभी यहाँ से हम लोग देख नहीं पा रहे, रोड बताओ कौन सी गाड़ी चल रही है रोड पे, नहीं पता है। लेकिन वहाँ गेट पे खड़ा जो ऑब्जर्वर है वो बता सकता है कि ये गाड़ी मोशन में है कि रेस्ट में है। तो बिना ऑब्जर्वर के आप किसी भी पार्टिकल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है। तो आपका ऑब्जर्वर का होना क्या है, जरूरी है। तो इसमें नोट पॉइंट लिखिए, नीचे नोट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट में लिखिए, फिगर बना लीजिएगा थोड़ा सा। समझ में आ रही बातें? जहाँ दिक्कत हुआ तुरंत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, तो घबराइए मत। हो गया? नोट पॉइंट में लिखिए, विदाउट ऑब्जर्वर, without observer, comma, we cannot say that body is in motion or rest.
ओवर रेस्ट। है समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपका जैसे ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, ये आपको कौन बताएगा? ऑब्जर्व करने वाला ही बताएगा। जैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी ना बता पा रहे कि रेस्ट में है कि मोशन में है। जब तक आपका ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तब तक आप तय ही नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। आया बात समझ में? ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर, दोनों चीज़ समझ में आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने क्या बताया कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से हम किसी भी पार्टिकल को क्या करेंगे? पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि वो पार्टिकल कहाँ पे है, कितने दूरी पे है, किस पॉइंट से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने नाम दिया है ओरिजिन। क्या नाम दिया है? ओरिजिन। और दूसरी चीज़ मैंने बताया आपको ऑब्जर्वर। क्या बताया? ऑब्जर्वर, कि बिना ऑब्जर्वर के आप किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो चीज़ रेस्ट में है कि मोशन में है। ये दोनों चीज़ क्लियर है? सुना है? अगली हेडिंग डालिए रेस्ट एंड मोशन। हाँ, रेस्ट पहले डालिए। थोड़ा सा इसमें 9th से रिलेटेड है सब, ठीक ना? धीरे धीरे चलते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा आपको। बताएं, देखिए यहाँ पे रेस्ट क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल जिसका नाम हम देते हैं P। क्या नाम देते हैं? P। कोई पार्टिकल P है और मान लेते हैं कि इस समय हमारा टाइम कितना है? 0 सेकेंड है। क्या मान लेते हैं? 0 सेकेंड है टाइम। अब जैसे ही टाइम बढ़ा आपका, मान लेते हैं टाइम बढ़ के हो गया आपका 2 सेकेंड। कितना हो गया? 2 सेकेंड। लेकिन इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। टाइम जब 0 सेकेंड था तब भी पार्टिकल आपका इसी पोजीशन पे था। टाइम को मैंने बढ़ाया तब भी पार्टिकल आपका क्या था? इसी पोजीशन पे था। मतलब टाइम के चेंज होने से जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? किस कंडीशन में है? रेस्ट में है। इतना क्लियर है? अब हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो जैसे इस चारों तरफ जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, अब मैं मान लेता हूँ रेस्ट में हूँ, तो टाइम तो आपको बीतता जा रहा है लेकिन मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ऐसे पार्टिकल को हम लोग कैसे कहते हैं? रेस्ट में है। तो कोई बॉडी को रेस्ट में कहने का मतलब क्या हुआ कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा उस पार्टिकल को हम लोग कहें किस में है? रेस्ट में है। समझ में आया? लिखिए, अ बॉडी इज is said to be in rest. A body is said to be in rest when क्या बोले हैं? A body is said to be in rest when a body change its position. A body change its position with respect to time. It is called rest. है समझ में? तो मोशन में क्या कहेंगे कि जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको कैसे कहेंगे? मोशन में है। तो दूसरा हेडिंग डालिए मोशन। When a body does not change its position with respect to time, it is called rest. मोशन लिखिए, a body is said to be
A body is said to be in motion comma when a body change its position with respect to time is called मोशन। क्या बोलेंगे उसको? मोशन में है। आया समझ में? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ सब 9th से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आगे है। ये जो मोशन स्ट्रेट लाइन है ना, ये पूरा 9th से, जब तक इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ तक पढ़ेंगे पूरा 9th का ही पढ़ते चलेंगे। वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन से प्रूव करना है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, कुछ मोशन है, सब एक ही में मोशन प्लेन में पढ़ा देंगे। है समझ में? चलिए अब इसमें एक टर्म आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। देखिए क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। हो गया? देखिए जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बस है, बस देखिए आप लोग, बस में पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है। तो जो बस के बगल में पैसेंजर बैठा रहता है, जो बस में हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग के पास में जो बगल में पैसेंजर बैठा रहता है, तो आपको कैसा लगता है? रेस्ट में लगता है कि मोशन में लगता है? रेस्ट में। लेकिन वही अगर कोई बाहर से देखे कैसा लगेगा कि दोनों मोशन कर रहे हैं। तो उसी समय आपको ऑब्जेक्ट के दो कंडीशन हो रहे हैं। एक ऑब्जर्वर के लिए वही पार्टिकल रेस्ट में भी लग रहा है, और ठीक उसी समय दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही पार्टिकल किस में नजर आ रहा है? मोशन में नजर आ रहा है। मतलब कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? रिलेटेड है। क्या है? रिलेटेड है, क्योंकि एक ही समय पे दोनों चीज हो रहा है। तो ये सारा खेल किसका है? ऑब्जर्वर का है। तभी ना बता पा रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एक ऑब्जेक्ट मोशन में। और मैंने आपको दूसरी लाइन एक्सप्लेन किया कि बिना ऑब्जर्वर के आप तय नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। आया फील? तो एक ही समय पे आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में हो सकती है और मोशन में हो सकती है। दोनों चीज़ आपका एक ही समय पे पॉसिबल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। समझ में आया? तो नीचे लिखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। Rest and motion are relative term because at the same instant rest and motion are possible with respect to
ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आए समझ में? तो एक ही समय में एक ही साथ आपके रेस्ट भी हो रहा है और मोशन हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे। किस पे? ऑब्जर्वर पे। तो जब एक ही फ्रेम में दोनों थे बस वाले में, तो इस वाले पैसेंजर को ये पता करता तो मैं तो रेस्टे में हो, समझ में? लेकिन बाहर वाला देखा करे कहीं दोनों मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो उसी समय पे रेस्ट में भी नज़र आ रहा है और उसी समय मोशन पे। तो ये सारा खेल कौन खेल रहा है? ऑब्जर्वर। कौन खेल रहा है? ऑब्जर्वर। तो जब तक ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तब तक आप रेस्ट और मोशन तय ही नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। क्लियर है? चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सब अभी 9th का ही पढ़ाया स्टार्ट किए हैं अभी तो। हाँ, डिस्टेंस डालिए, पहले डिस्टेंस को समझाते हैं। घबराइए मत कि 9th का सब पढ़ा रहे हैं, सब 10th 12th 11th में है ये सब। आप लोग घबरा रहे हैं कि सब 9th का पढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं, कुछ लोग सोचते भी हैं, पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। चलिए डिस्टेंस देखते हैं क्या है। पहला सेट में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या डिस्टेंस आपका 0 हो सकता है? नेवर। क्या डिस्टेंस आपका 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरा दिमाग लगाइए। डिस्टेंस 0 हो सकता है, बॉडी मूव ना करे तो। जब बॉडी रेस्ट में हो उस दौरान डिस्टेंस क्या होता है? 0। तो अगर बॉडी आपकी एट रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, इस केस में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्टेंस आपका 0 हो सकता है जब बॉडी आपकी किस कंडीशन में हो? रेस्ट में हो। किस कंडीशन में हो? रेस्ट में। अब जरा दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमको ये बता दीजिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। है समझ में? तो ये आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तीसरा शर्त देखते हैं, डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते थे 9th में? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उस बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, वही आपका क्या होता है? डिस्टेंस होता है। आपको एक मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं अभी, ठीक है? जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई पाथ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है? अब यहाँ से पार्टिकल आपका एक ऐसे गया और यही पार्टिकल आपका ऐसे गया और यही पार्टिकल आपका हो सकता है कि ऐसे गया हो सकता है। इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है और इसको मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है? D3 है। 3 पाथ पॉसिबल है इसके, और एक सीधे जा रहा है, इसको क्या मान लें? D4। तो मैंने आपको बताया अभी कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि पार्टिकल ने कितना पाथ कवर किया। तो अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। यानी जितना पाथ कवर करेंगे आप, पार्टिकल के द्वारा जो टोटल एक्चुअल पाथ कवर किया गया है, वही कहलाता है क्या? डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात अगर कर लें थोड़ा सा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट
और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वही कहलाता है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। नाइन्थ में पढ़ाया हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वही कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की यही दूरी है कि नहीं है आपका d4। हाँ, तो क्या इस पाथ को मैं नाम डिस्प्लेसमेंट दे सकता हूँ? कोई दिक्कत? आपको बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ से कंसेप्ट से एराइज आपको करने जा रहे हैं। शायद आप लोग एक कंसेप्ट कभी पढ़े भी नहीं होंगे और ना ही आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए कैसे ये आपका जो पाथ है ये सारे कंसेप्ट से एराइज हुआ है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी, इसको हमने नाम दिया क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो आप जरा इसको देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ इस पाथ को कवर किया गया हो, डिस्टेंस 10 मीटर है, कितना मान लेते हैं? 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं d3 जो है चला होगा, मान लेते हैं कितना मीटर? 5 मीटर चला होगा। और इस d2 पाथ को देखा जाए तो यहाँ से चलते चलते कहाँ तक चला गया हो? मान लो इस पाथ को चला होगा 50 मीटर, कहाँ चला होगा? 15 मीटर। लेकिन ये वाला जो d4 है, क्या है? d4, इसको मान लेते हैं 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। जरा आपको ले चलते हैं इस दुनिया में। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैं इधर से चलूँ 5 मीटर, वहाँ गया, मैं वहाँ से जाऊँ उधर घूम फिर के फिर से कहाँ पहुँचूँ? वहीं पहुँचूँ। फिर मुंड घुमा हमारा, फिर यहाँ से स्टार्ट गए उधर स्कूल, फिर उधर घूमते घूमते फिर यहीं पे आए। समझ बात आ रही है? तो क्या आपका जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, इस पे कोई फर्क पड़ा इसके चेंज होने से? डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहाँ से कंसेप्ट हमने ये एराइज किया कि डिस्टेंस की आपकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या रहेगा? आपका यूनिक वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक वैल्यू। देखिए आपने पाथ को उसी समय सब चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट एराइज हुआ आपका कि डिस्टेंस आपके अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ कैसी वैल्यू होगा? यूनिक वैल्यू होगा, और वही एक वैल्यू होगी। देखिए यहाँ कुछ फर्क पड़ा डिस्प्लेसमेंट पे? पाथ आपने कुछ भी पाथ चेंज किया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस कंसेप्ट से हमने ये एराइज किया कि डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू तो हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ कैसी वैल्यू होगी? यूनिक वैल्यू होगी। आया समझ में? अच्छा, तो डिस्टेंस आपका स्केलर हो गया, और डिस्टेंस आपका 0 हो सकता है जब बॉडी किस कंडीशन में हो? रेस्ट में हो गया। चलिए, कुछ नोट नहीं करना है? चलो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो। देखो, द एक्चुअल पाथ covered by an object the actual path covered by an object is called distance. Is called distance. Full stop. नीचे लिखिए पॉइंट नंबर दूसरा। पॉइंट दूसरा, distance can be 0. Distance can be 0, comma, when particle is at rest. When particle is at rest, जब पार्टिकल आपका रेस्ट में रहेगा उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी
distance is a scalar quantity because it has only magnitude, but no direction, इसको डिस्टेंस को स्केलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो उसमें कहाँ लिखवाए हैं दोनों? उसमें ये लिखवाए हैं सिर्फ कि मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लिखेंगे कि दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया? डिस्टेंस बस स्केलर ही लिखना है, बस काय को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखने जाए, पॉइंट बनाना रहेगा। पॉइंट स्केलर मतलब कोई नहीं होता है। वो समझ रहे हैं क्या कर? देखो स्केलर को आप तभी यूज करेंगे कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। हम लिखने की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ मैं पास अच्छा 2 पॉइंट लिखना चाहे कि इसके डिस्टेंस पास मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा अलग पॉइंट लिखने कि डिस्टेंस क्या हो गया, बस स्केलर लिख दे तो सही हो गया। डिस्टेंस क्या दिक्कत है? मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज कि डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा लिखवा दिया है समझ में। अब चलिए डिस्टेंस में कुछ और चीज़ बताते हैं आपको। अच्छा एक पॉइंट और छूट रहा है ना, डिस्टेंस के पास अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। लिखिए नीचे, डिस्टेंस कैन हैव many possible value, डिस्टेंस के पास आपका बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। मिटाएं? अब जरा देखिए डिस्टेंस का यूनिट लिख लीजिए मीटर। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। 2 पॉइंट है, क्या है आपके पास? एक पॉइंट A है और एक पॉइंट E है। 2 पॉइंट हो गए A और B। तो अगर ये पार्टिकल आपका स्ट्रेट मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट मोशन। तो इस कंडीशन में आप लोग कहते होंगे कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके बराबर तभी होंगे जब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा हो? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे चलिए, जैसे ही पार्टिकल यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता है, क्या मैंने कहा? जैसे ही पार्टिकल यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ये डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है? डिस्प्लेसमेंट आपका घटना स्टार्ट कर देता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। नहीं समझ आया? हाँ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 20 मीटर है टोटल डिस्टेंस, तो उस केस में डिस्टेंस भी 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन पार्टिकल चेंज करेगा, क्या हुआ? जैसे ही पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा अब उसकी वैल्यू 19, 18, 17 मतलब ऐसे क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। और घटते घटते जब ये पार्टिकल जहाँ से चला था उसी पॉइंट पे जब पहुँच जाता है, उस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो
तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब पार्टिकल जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे रिटर्न आ जाता है फिर से, उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। ये समझ में आया? जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और इसको ऐसे स्टार्ट कर दूँ क्लोज पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जहाँ से चले फिर वहीं पे पहुँच गए, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो क्लोज पाथ के केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। सर बीच में आए तो हाँ? रेडियस है तो अगर उसकी जो बीच वाला रेडियस है तो अगर रेडियस आती है यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ही 2r होगा, सेमी सर्कल बन जाएगा वहाँ पे। अब इसमें में आया? जैसे देखो ये आपका ऐसे पाथ है, ये पार्टिकल यहाँ से जब ऐसे जाएगा, ठीक है, तो जब यहाँ से ऐसे आएगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। और ये अगर पार्टिकल की रेडियस r है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये वाला पाथ हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कौन सी? यही शॉर्टेस्ट हो जाएगी कि नहीं? डिस्टेंस हो जाएगा। तो r और r मिलके कितना हो जाएगा? 2r। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। आया समझ में? तो डिस्टेंस इसके सरकमफ्रेंस पाई r हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे सर्किल का होता है 2πr। तो अगर आधा जाए तो कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस πr। तो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। आया समझ में? अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है। कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तब। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ पार्टिकल क्या होने लगा? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा? घटने लगा। और जहाँ से निकला था, स्टार्ट हुआ था, फिर से वहीं पहुँच गया, तो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो ज़रा बात यहाँ से समझिए कि अगर मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन ये है, ठीक है, तो अगर यहाँ से आप राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? राइट, तो इसको डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे। जरा बात समझिएगा, ओरिजिन से जब आप राइट में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जैसे ही इस ओरिजिन से आप लेफ्ट में जाएंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। हाँ, उसी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आएंगे आप और फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यहाँ तक। जैसे घूम के यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इसी ओरिजिन से जब लेफ्ट में आप जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कौन वाला? है? अगर इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, देखिए जरा, तो अगर यहाँ से हम यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था? पॉजिटिव था। और फिर यहाँ से आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा? घटने लगा। और घटते घटते यहाँ पे आए तो क्या हो गया? 0। और फिर जब 0 से अगर आप लेफ्ट में जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या होने लगेगा? -1, -2, -3। क्या हुआ? ओरिजिन से आप लेफ्ट में जा रही हैं, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ओरिजिन के लेफ्ट में क्या लेते हैं? निगेटिव। और ओरिजिन के राइट में क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ तक तो पॉजिटिव वैल्यू शो कर ही रहा है। गया, फिर वहीं पे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0। और 0 भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? है। तो वहाँ तक तो पॉजिटिव था, लेकिन वहाँ से जब लेफ्ट में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा। बात कन्फर्म है? तो आप ओरिजिन से अगर लेफ्ट में जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव। और ओरिजिन से जब राइट में जाएंगी तो पॉजिटिव। अब फिर से जहाँ से निकली थी वहीं पे आएंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन फिर जब इससे आप लेफ्ट में जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? निगेटिव। आपके दिमाग में सवाल चल रहा, बताऊँ क्या चल रहा है? आप सोच रहे हैं कि यहाँ से गए हैं तो फिर तो इसी पाथ को आ रहे हैं, तो इसको तो यहाँ भी वैल्यू निगेटिव लेना चाहिए, यही ना? लेकिन यहाँ तक तो आप ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, राइट में है, नहीं समझ पा रही हैं?
यहाँ से आप ओरिजिन के राइट में है और जहाँ से गई फिर वहीं पे क्या आ गया 0। अब इधर जब आएंगे तो निगेटिव आएगा, है समझ में। तो जब ओरिजिन से लेफ्ट में तो निगेटिव और ओरिजिन से राइट में तो पॉजिटिव। क्लियर है? और कोई डाउट? तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव करना हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से आप 5 मीटर इधर गई, 5 मीटर इधर डिस्प्लेस हुई, ठीक। अब हमको करना क्या है कि अगर इसी से अगर इधर आ जाए, वेक्टर अभी तुम नहीं पढ़े हो तुम लोग पढ़ाए थे वेक्टर ना, वेक्टर। तो मैंने बताया कि जब ये वाला एरो जब इधर है तो आप कब क्या लेंगे इसको पॉजिटिव, और इसी चीज़ को अगर निगेटिव करना है तो इसका डायरेक्शन क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा -5 मीटर आया। और जब यहाँ से चले फिर वहीं पे आ गए तो नेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ तक 0। कोई दिक्कत? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, अभी मैंने बताया, पॉजिटिव भी हो सकता है जब कहाँ जाए, स्ट्रेट लाइन में। और निगेटिव कब होगा, जब ओरिजिन से लेफ्ट में जाए, मतलब डायरेक्शन क्या कर दिया अपना, चेंज कर दिया। कोई सवाल? डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, वही डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट में बदल जाता है। जब डायरेक्शन जैसे ही चेंज की तो वही डिस्टेंस किस में बदल गया, डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि जब तक स्ट्रेट थे तब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स की वही डिस्टेंस किस में बदल गया, डिस्प्लेसमेंट पे। और आप लोग पढ़े भी होंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब किस पाथ को फॉलो करे, वो स्ट्रेट पाथ को, लेकिन डिस्टेंस आपका निगेटिव नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पाथ कवर करेगा कि नहीं करेगा। और आपने भी कहा कि डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर करेंगे वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इधर 5 मीटर गई और यहाँ से जैसे ही डायरेक्शन चेंज की तो 5 मीटर और चली आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। आया समझ में? तो डिस्टेंस आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। आया? तो डिस्टेंस आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव नहीं होगा वो। और आपका 0 भी हो सकता है जब बॉडी किस कंडीशन में हो, रेस्ट में हो। तीनों चीज़ क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ देख लीजिए। अभी सब 9th का ही है, ठीक है। अब देखिए, तो अभी मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस जो है आपका ये पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ होता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0, तीनों चीज़ है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो क्या आपको ये लगता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है? मतलब इसको अगर इनक्वालिटी के फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम हो गया है? तो डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। कभी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका चीज़ क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। इसमें क्या एक्सेप्शन है?
ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट आपका बड़ा हो डिस्टेंस से, बराबर हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट आपका केवल बराबर हो सकता है डिस्टेंस का, कभी उससे डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, समझ रही हैं? सबसे छोटी दूरी क्या होती है? सबसे छोटी दूरी, और डिस्टेंस आपका हो जाएगा सबसे बड़ी दूरी। तो डिस्टेंस आपका बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा नहीं होता है कि एक्सेप्शन में डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा। केमिस्ट्री थोड़ी है कुछ इस केस में एक्सेप्शन बना दिया जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये आपका क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? फिजिक्सों में सब एक्सेप्शन घुसाने लगी है कुछ भी अभी यही नहीं, अभी और देखिए आइए यहाँ पे। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से मैंने डिवाइड कर दिया। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? अरे अगर इसको डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो डिस्टेंस, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बोलेगा लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अगर इसी को कोई एग्जामिनर पगला गया किसी दिन तो इसको उल्टा कर देगा, कहेगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? क्या बताएंगे? नहीं समझ पाई? अगर इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर दूं, क्या कर दूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो क्या इसको लिखा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू 1? हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी तो डिस्टेंस ही बड़ा होगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बचेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस। इस केस में भी आपका डिस्टेंस ही बड़ा है। अभी बचे ना, एक्सेप्शन नहीं है। यही देखिए दोनों केस में डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ले रहे हैं तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस शर्त ये है कि इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 1 है, और इसका जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 1 है। आपको ध्यान ये देना है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, ग्रेटर भी और बराबर भी है। और डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बोले तो लेस भी है और बराबर भी है। है समझ में? तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये है आपका रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा आपका? लेस देन और इक्वल टू 1। इतना चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत? ये है आपका डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में। हाँ, ये वाला, ये और ये
अभी यही पूछा है आपसे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। इस साल पहले जो 11th में बच्चा था मनीष जानते हो, वो पेपर दिया था नीट का, ये क्वेश्चन आया था, आया समझ में? जितना मैंने पढ़ाया था नीट में उससे बाहर आया नहीं था, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन तो भाई अपना आता जाता रहता है, लेकिन जितना क्वेश्चन उसने प्रैक्टिस किया है सारा क्वेश्चन लग गया उसका। अभी 12th में इस साल गया है वो, ठीक है। और इस साल चांस है कि वो नाम रोशन करेगा, अनुमान यही है। तो आप लोग करिए क्या, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना, अभी जितना मैंने पढ़ाया आपको घर पे जाके इसको रिवाइज करिएगा, और जो जो आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन एराइज होंगे उसको एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और आके हमसे तुरंत क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताने के लिए हम सक्षम हैं हमेशा, ठीक है। कुछ भी आपका डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास नहीं खत्म करें आज, डिस्प्लेसमेंट लिखवा दें। डिस्टेंस के बाद ये लिख लें। हाँ डिस्टेंस के बाद ही लिख लो, ये नोट पॉइंट बना के, नोट पॉइंट बना के लिख लो कि फ़ोटो के भेजेंगे, लिख लो।